गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वैसे क्वेश्चन तो इजी था, बुक में था भी इसका आंसर लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा बच्चे पूछे थे तो मैंने सोचा बना देता हूँ एक वीडियो। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है इसमें। एक्सप्लेन द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम कंस्ट्रेंट्स एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम। सब ढंग से समझेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पैर समझने की कोशिश करते हैं। देन वी ट्राई टू, पता नहीं क्यों बोला नहीं जरा आज, चलो कोई नहीं, बोलने की कोशिश करता हूँ। When we try to understand the motion of a single particle or system of particle, we represent the instantaneous motion of a particle by localizing it in space। देखो मतलब पहले एक बार पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा ढंग से, मैं समझाऊंगा ढंग से क्या करना चाहता। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, when we try to understand the motion of a single particle or system of particle, we represent the instantaneous position of the particle by localizing it in space। ये कह रहा है कि अगर हम ट्राई करें समझने की किसी मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल का मोशन समझने की कोशिश करें कि वो पार्टिकल मतलब कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो बी रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर मैं उस देखो कोई पार्टिकल मोशन में है, मान लो कोई भी बाइक चल रही है, चिड़िया उड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, मतलब नाव तैर रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तुम दौड़ रहे हो। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से आप मान लो कोई भी चीज़ है और कोई पार्टिकल है और तुम्हें मतलब रिप्रेजेंट करना है उसको कि मोशन में, तो उसकी पोजीशन क्या है। मान लो उसकी पोजीशन यहाँ पे ये है और यहाँ पे मतलब बनाओ जेड कोऑर्डिनेट, जो मतलब ये ऐसे है। ठीक है, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो मुझे इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन मतलब किसी भी एक टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पोजीशन। ठीक है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए उसकी जो पोजीशन थी उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या होती है उस पार्टिकल की, ऑफ द पार्टिकल, बाय लोकलाइजिंग इट इन स्पेस। हम उसको स्पेस में बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो दिस डिस्क्राइब एज एडेड बाय ए चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो मतलब ये क्या कहना चाहता है, तुम इसको डिस्क्राइब कर सकते हो बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोई सा भी मतलब ले सकते हो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मतलब हम इसे मतलब कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या स्फेरिकल में या फिर पोलर में। तो अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल पी है, तो मान लो कार्टेशियन में इसकी, कार्टेशियन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कार्टेशियन में जो इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन है लेट कर लेते हैं, वो है क्या, लेट कर ले 1,1,1 आसानी के लिए। ठीक है, इजी रहे ताकि अब मान लो पोलर में क्या होगी, POLAR। ठीक है, पोलर में क्या होता है, पोलर में होती है कंडीशन, ये R होती है और थीटा होता है। थीटा कहाँ से, एक्स एक्सिस से होता है। ठीक है, तो पोलर में तो ये होता है ना। तो आर कैसे निकालते हैं, थीटा में जो आर हो, पोलर में जो आर होती है POLAR लिखा है। ठीक है, पोलर तो पता ही होगा है ना। पोलर में जो आर होती है, तो आर का फॉर्मूला होता है रूट में x² + y² + z²। और तुम्हारे यहाँ पे x y z तीनों एक है, तो √3। तो क्या गया, √3, थीटा। थीटा कितना होगा, खुद सोचो थोड़ा जरा। थीटा यहाँ से कितना होगा, जब ये 1 है ना, तो z भी 1 है कहने का मतलब। लेकिन हम मान लो एक पल के लिए एक्स वाई के प्लेन में बस 1 है ना, थीटा कितना होगा 44। अब कैसे निकालना थीटा 44 है, ये तो पता होना चाहिए तुम सबको। 44 होगा नहीं होगा, निकाल के बताना पड़ेगा क्या गुरु। सीधा समझ लो कि ये x मतलब y = x की लाइन होगी, है ना। तो ये मतलब 90 को आधे में क्रॉस कर रहा होगा, और फिर भी नहीं निकालना आ रहा तो निकाल ही लो भाई, क्या ही करेंगे, है ना। थीटा निकाल लो, थीटा साइन थीटा कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना परपेंडिकुलर, ये वाई वाली चीज़ परपेंडिकुलर होती है ना। ये कितना है, 1 है, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है,
तो 1। अब हाइपोटेन्यूस क्या होती है, ये होती है, ना कि ये, ठीक है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, √2 होगी, है ना। तो क्या आ गया ये √2, इसकी साइन थीटा 1/√2 का होता है π/4 पे, है ना। सॉरी मतलब थीटा = π/4 पे साइन की 1/√2 वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, π/4। ये किस में था, पॉलर वाले में, ठीक है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ना करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए कि तुम इस तरीके में चेंज कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। लेकिन मुझे डस्टर नहीं मिल रहा, चलो छोड़ो, डस्टर की बात है। इतना समझ में आ गया। आप देखो, तुम्हें मैंने कहा था पोजीशन वाली बात, लोकलाइज कैसे करेंगे इनको स्पेस में, ठीक है। आप देखो आगे, दिस डिस्क्रिप्शन इज एडेड बाय चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो भी कर लो तुम, ठीक है। आप देखो, द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स ए नंबर ऑफ वेरिएबल सेस, मतलब जो नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मुझे रिप्रेजेंट करने में उसको लग रहे हैं, ठीक है। तुमने अभी देखा कार्टेशियन में मुझे उसी पॉइंट को, मतलब उसी पोजीशन को करने में 3 वेरिएबल्स लग गए, ठीक है। और पोलर में मुझे बस 2 ही वेरिएबल्स की यूज़ करना पड़ा, और फिर से इस तरीके में मुझे 3 वेरिएबल यूज़ करने पड़ेंगे उसी पार्टिकल का मोशन के, मतलब इंस्टेंटेनियस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने में मुझे यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ पे 3 लगेंगे, यहाँ पे 3 लगेंगे, ठीक है। विच आर नेसेसरी टू नो द टाइम डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एंड आर कॉल्ड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्या कह रहा है, विच आर नेसेसरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि उसके टाइम डेवलपमेंट के बारे में जानना, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। देखो ये क्या कह रहा है, ये लाइन देखो एक बार, टाइम डेवलपमेंट वाली, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कहना चाहता है कि जो भी वो पार्टिकल है, विच आर नेसेसरी टू नो द टाइम डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो तुमने पार्टिकल जो भी यहाँ पे लिया, उसके बारे में अगर तुम्हें जानना है कि मतलब जो भी उसने मोशन किया, उस मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट में, वाई में या फिर जेड में, तो उसका जो टाइम डेवलपमेंट है, मतलब कितना टाइम गैप हुआ, उसको स्टडी, उसके मोशन की स्टडी करने के बाद हम उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा कितने बच्चों को, ठीक है, इतना समझाने के बाद भी। तो देखो एग्जाम्पल समझ लेते, सिंपल सी बात, इफ वी नीड टू नो द instantaneous position of the flying bird, we must need 3 variables x y z, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर तुमने एक फ्लाइंग बर्ड देखा होगा, ठीक है, अगर कोई भी पक्षी उड़ता है, ठीक है, तो मतलब ना एक्स में उड़ता है, मतलब ना एक्स प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, ना वाई जेड, मतलब किसी भी एक प्लेन में नहीं है। जैसे मान लो चलो इस बोर्ड को मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि इस बोर्ड की लाइन यहाँ तक, मतलब इसकी मतलब हाइट भी है इस बोर्ड की, तो इसके अंदर घुसना होगा तुम्हें। अब इसके अंदर मान लो कोई चिड़िया उड़ रही है ऐसे, तुम्हें उसकी पोजीशन बतानी है, मान लो ये पोजीशन उसकी, ठीक है। तुम्हें एक्स बताना पड़ेगा, वाई बताना पड़ेगा, और जेड ही बताना पड़ेगा कितनी ऊंचाई चौड़ाई। तो सिंपल सा तो ही करें, अगर तुम्हें कोई चिड़िया उड़ती हुई चिड़िया है, तुम्हें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो पढ़ो देखो, इफ वी नीड टू नो द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड, वी मस्ट नीड 3 इंडिपेंडेंट, लिख दूँ क्या यहाँ पे, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड, दैट इज वर्ड हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो उसके मोशन को डिफाइन कर रही है 3 डिग्री ऑफ, मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, फिर 3 कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, एक्स वाई जेड में, तो वो क्या कहलाएगी, 3 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट, इसलिए हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे इसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल है दूसरा वाला, बट एन आंट which is crawling on a plane surface can be described by 2 variable x y, that is ant have 2 degree of freedom, ठीक है। अब इससे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लो कोई भी एक व्यक्ति है जो कार चला रहा है अपने एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में, तो उसको डिपेंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, मतलब एक्स मतलब एक वेरिएबल चाहिए ना, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो बस एक कोऑर्डिनेट में मोशन कर रहा है, ठीक है। मतलब मुझे उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए बस मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए, जो बता देगा कि अभी इसी पोजीशन 4 मीटर पे थी, और अभी इसमें मतलब 6 मीटर पे हो गई, ठीक है। समझ गया ना, मतलब अगर कोई भी सीधा चल रहा है बस, तो किसी भी मतलब सीधी लाइन में दौड़ रहा है, चल रहा है, कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, कुछ भी हो, समझाने दे दिया एग्जाम्पल। अब देखो लास्ट एंडिंग करते हैं इसका, ठीक है। आप देखो समझने की कोशिश करना। अब हमें पता चल गया किसी भी एक पार्टिकल है कोई भी, ठीक है। यहाँ पर समझाएंगे, डस्टर ही नहीं मिल रहा, एक मिनट छोड़ो, यहाँ समझा दूंगा, दिख रहा होगा शायद बोर्ड में, ठीक है। तो देखो अब इससे पहले पढ़ लेते एक बार,
नहीं पढ़ने की जरूरत, चलो एक बार देखते हैं। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स which are needed to describe the motion of a particle in 3D space. A particle has three independent variables and therefore has 3 degree of freedom. 3 degree of freedom and therefore has 3 degree of freedom. ठीक है, अब देखो क्या कहना चाहता है, कह रहा है जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है इज स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तभी ये मैंने तुम्हें बता दो, ठीक है। अगर तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम को जानना है, तुम बस इतना जान लो कि कोई भी पार्टिकल है वो कितने मतलब उस पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करने में तुम्हें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और तुम्हें 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, 3 की तो 3, 4 की 4, ठीक है, समझ जाओ। विच आर नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, जो तुम्हें उस मोशन ऑफ द पार्टिकल को डिस्क्राइब करने में लगेगा, ठीक है। इन 3D स्पेस, मान लो एक 3D स्पेस में जो भी कोई एक भी बेसिकली 3D स्पेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3D एक बहुत ही कॉमन है, हम इसको मतलब रिलेट कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं वगैरह, ठीक है। 3D स्पेस है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो 3D स्पेस में 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, एंड देयरफॉर है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए हम इसको कहते हैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मान लो कोई भी अगर मैं बात करूँ 2 पार्टिकल की, किसकी, 2 पार्टिकल की, ठीक है, और कहाँ पे मैं बात करूँ 2 पार्टिकल की 3D में मोशन कर रहे हो, 3D में मोशन कर रहे हैं, कोई भी दो गैस के पार्टिकल है, कोई भी एक कंटेनर में रखे हुए 2 पार्टिकल है उसमें, तो मैं पूछूंगा तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ठीक है, इन दोनों पार्टिकल का। तो एक पार्टिकल का होगा, वो बंधे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग है, फ्री है। तो फिर एक का होगा 3, एक का होगा 3, दोनों का मिला कितना होगा 6, कितना होगा 6, देखो इसका 3 इसका 3 तो क्या होगा 6, 3 × 2 दैट इज 6, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जाएगा इन दोनों पार्टिकल का, ठीक है। अब इस तरह से कहना चाहता है, ये देखो वेयर एज ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, मान लो तुम्हारे पास सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स है, ठीक है, n डिफरेंट पार्टिकल्स है, वेयर है ऑल पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, यहाँ पे सारे पार्टिकल फ्री है मूव होने के इधर उधर, तो कंटेनर में गैस मान लो, ठीक है। इन 3D स्पेस, ठीक है, हैज़ 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें तो उनका मतलब पूरे कंटेनर का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखूँ तो कितना होगा 3n, जितने पार्टिकल थे मल्टीप्लाई में 3, जैसे कि यहाँ पे किया तो 3n हो जाएगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था, फिर भी बहुत टाइम लगा दिया मैंने, ठीक है। अब आगे समझने को इसको कंस्ट्रेंट क्या है और जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, बहुत ही ईजी है, 2 मिनट लग गया। चलो समझते जल्दी क्या कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, ठीक है, लिखा नहीं मैंने, समझ जाओगे कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, ठीक है, मतलब वहाँ नहीं लिखा लेकिन कंस्ट्रेंट का मतलब तो लिखा ही है, चलो समझते हैं फटाफट। एनी फिजिकल सिस्टम कंस्टिट्यूटेड बाय पार्टिकल और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल यूजुअली हैज़ कनेक्टेड पार्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जब भी तुमको एक पार्टिकल से मतलब कोई भी चीज़ तुम बनाओगे, जब भी कुछ भी चीज़ फॉर्म करोगे, तुम्हें जरूरत पड़ती है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकलों को जोड़ने की आपस में, ताकि वो सिस्टम की तरह काम करे, ठीक है। सिस्टम मीन्स क्या होता है, सम ऑफ कनेक्टेड पार्टिकल्स, ठीक है। तो बेसिकली कहना ही चाहता है कि एनी फिजिकल सिस्टम कंस्टिट्यूट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ और सिस्टम ऑफ पार्टिकल यूजुअली हैज़ कनेक्टेड पार्ट्स, एग्जांपल 2 पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग और ए पार्टिकल इज कॉन्टैक्ट विद सरफेसिस। मान लो कहने की कोशिश कर रहा है, मान लो कोई भी 2 पार्टिकल है वो कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग से अगर कनेक्टेड हो गए, मान लो एक पार्टिकल ये था एक पार्टिकल ये था, मैंने इसको बांध दिया रस्सी से, ठीक है, तो ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। देखिए यानी शायद तुम्हें तो एग्जाम्पल थोड़ा इधर देना पड़ेगा, हाँ 2 पार्टिकल थे, मैंने उन्हें स्ट्रिंग से बांध दिया, तो क्या हो गया, वो कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो इसी को हम कहें कनेक्टेड पार्टिकल, ठीक है। अब इसका मोशन भी नहीं तरीके से मतलब एक डायरेक्शन में फिक्स्ड मतलब हट गया कि कभी भी ये इधर ये पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, ये पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, ठीक है। तो दोनों पार्टिकल मतलब ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था रिड्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि पहले जो ये इंडिपेंडेंट 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता था, सॉरी ये और एक ये वाला मान लो, ये वाला इधर आ सकता था, ठीक है, और उधर जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद
ये इधर और इधर नहीं आ सकता, ठीक है। और सेम इसी के साथ भी कंडीशन यही होगी, ठीक है। और यहाँ पे कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, मान लो पहले ये पार्टिकल 3D में, तब तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, इसका भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कहने का मतलब दोनों पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 × 2, तो कितना आया 6। बट अभी जब इसको बांध दिया है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5, ना कि 6, याद रखना, ठीक है। हुआ क्या, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस हो गया। इस रिडक्शन को जो हमने मतलब जो रिडक्शन हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम में, इसी को हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उनके जो जो मोशन होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। अब देखो कहाँ से पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल यूजुअली हैज कनेक्टेड पार्ट्स, एग्जांपल 2 पार्टिकल कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स और ए पार्टिकल इज कॉन्टैक्ट विद ए सरफेसेस, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल को मान लो तुमने सरफेस मतलब रस्सी लेकर नीचे से बांध दिया, वो उछल रहा बॉल तो उससे ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं आता, तो सरफेसेस में तुम्हें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर तुमने मतलब ज़्यादा भारी मास की गाड़ी बना दी तो मतलब गाड़ी है तो उछल नहीं सकती, मतलब 3D में नहीं आ सकती, वो चिपकी रहेगी ग्राउंडेड से, ठीक है। दिस कनेक्शन यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग द फिजिकल सिस्टम, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो कनेक्शन किया तुमने यूजुअली रिस्ट्रिक्ट करेगा मोशन को, क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा मोशन को, ठीक है। जिस भी तुमने डायरेक्शन में बांध रखा हो उसको, मतलब बांधने का मतलब कंस्ट्रेंट किया हुआ, ठीक है, मतलब तो उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट करेगा मोशन ऑफ द पार्टिकल को, कंसिडरिंग द फिजिकल सिस्टम, तो उसको बेसिकली फिजिकल सिस्टम मतलब जो होगा ना उसका उस तरीके से फिक्स्ड, उस तरीके से बन जाएगा, उस तरीके से चलेगा उसका। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टू पार्टिकल बेंड नॉट बेंड टुगेदर आर, देखो तुमने दो पार्टिकल को तुमने बांधा नहीं था, बेंड नहीं किया था, ठीक है। तो ये बेंड मतलब बाउंड, तुमने बांधा बाउंड मतलब बाउंड नहीं किया था, बाउंड टुगेदर आर 6 थी, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज मतलब एक मतलब उस पार्टिकल के लिए x1 y1 z1 और इस पार्टिकल के लिए दूसरे वाले पार्टिकल के लिए x2 y2 z2 इन स्पेस। बट एज सुन एज अ कॉर्ड, मतलब तुमने कॉर्ड डाल दी कोई या फिर रॉड डाल दी, मतलब रॉड से कनेक्ट कर दोनों को, इज अटैच्ड, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिक्स्ड, जैसे तुमने उसको अटैच किया तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स्ड हो गया। एंड द मोशन गेट रिस्ट्रिक्टेड, अब मोशन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आल्सो गेट रिड्यूस्ड, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। जो उसका मोशन ही रिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब इधर उधर नहीं जा सकता हो, तो क्या हो गया उसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। एंड द रिडक्शन इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज बीन इफेक्टेड एज ए फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग कनेक्टिंग रोड, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस्ड हुआ है हैज बीन अफेक्टेड बाय द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि ये स्ट्रिंग इस पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है हमेशा, और ये इसको जिधर जाने ही नहीं दे रहा, और इधर भी सेम कंडीशन हो रही है, ये स्ट्रिंग लगा रहा है, ये स्ट्रिंग है ये उस पर कांस्टेंट फोर्स लगा के रख रहा है हमेशा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मुझे तेरा मोशन करना चाहता हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स लगा के रख रहा है, ठीक है। अब देखो रिस्ट्रिक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब देखो तुम रिस्ट्रिक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो ऐसे करके, दिख रहा है तो पता होगा R1, मतलब मान लो तुम्हें रिस्ट्रिक्शन मतलब तुम्हें दिखाना है कि रिस्ट्रिक्शन को तुम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, किसका डिस्टेंस है, जब तुमने उन दोनों को बांध दिया है ना, तो बेसिकली ये चीज़ इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब ये पार्ट इसके लिए कांस्टेंट होगा, इसके ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, तो हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर z2 - z1, मतलब इसका एक पार्ट कांस्टेंट हो गया, मतलब R12 हो गया इसके लिए यहाँ पे, ये पार्ट इसके लिए कांस्टेंट हो गया, यहाँ से मूव नहीं कर सकता वो, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे देख लो, एक पुली है, पुली सिस्टम पर आप ब्लॉक पुली सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे 11th में तो ये, तो ठीक है। अब ब्लॉक पुली सिस्टम है टू, मतलब एक, अब ब्लॉक पुली क्या लिखा है, अब पुली ब्लॉक सिस्टम टू हैज टू ब्लॉक्स have जो भी लिखना है, have two block with different masses are get restricted in motion by pulley and string, पुली मतलब इस स्ट्रिंग और पुली की वजह से जो दोनों मासेस है उनका मोशन क्या हो गया, बंद गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट टू देयर मोशन डिपेंड, सो नाउ जो भी अब क्या मतलब देयर मोशन डिपेंड ऑन ईच अदर, अब इसका मोशन एक दूसरे से बंद गया, मतलब इन बीच में क्या रिलेशन आ गया, फॉर्म हो गया, मतलब अगर ये
मान लो ये 1 मीटर ऊपर जाएगा तो 1 मीटर नीचे ये आएगा, अगर ये 1 मीटर ऊपर ये जाएगा तो 1 मीटर नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, और मान लो ये L1 मतलब ये L1 लेंथ है और ये L2 लेंथ है, तो L क्या होगा, L1 प्लस L2 है ना। तो अब देखो, अब चेंज इन वाई चेंज इन वाई क्या हुआ, L माइनस मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब सॉरी लेंथ तो फिक्स्ड लेंथ माइनस Y2, और जितना चेंज ये Y1 होगा उतना ही चेंज ये Y2 होगा, मतलब L माइनस Y2 होगा। ठीक है, मतलब Y2 होगा इक्वल टू L माइनस Y1 होगा, या फिर Y1 इक्वल टू L माइनस Y1 होगा, Y2 होगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी इधर से लिया, मतलब इस Y1 को इधर ले जाओ, Y2 को इधर ले जाओ, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो, दिस रिस्ट्रिक्शन आर यूजुअली इफेक्टेड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल through string, rod, contact forces, etc. The restrictions which lead to reduction in the degree of freedom are usually referred as a constraint on the physical system and due to force are referred as a constant forces. ठीक है, अब तुम कहोगे अपन क्या बोल दिया। देखो, these restrictions are usually affected by force acting on the particle through string, rod, contact forces, etc. मतलब जो ये रिस्ट्रिक्शन आया वो किस वजह से आया, फोर्सेस की वजह से आया। कौन से फोर्सेस, स्ट्रिंग्स फोर्सेस, रॉड फोर्सेस। ठीक है, रॉड और स्ट्रिंग बेसिकली टेंशन वाले फोर्सेस है। ठीक है, क्या दिमाग में बताना, इसमें टेंशन क्रिएट कर देते हैं, कांस्टेंट टेंशन हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरे पार्टिकल के थ्रू, जब तक अब तक अगर उनका एरिया, स्ट्रिंग का अगर एरिया सेम है तो, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग कहीं मोटी पतली नहीं है तो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस यूनिफॉर्म रॉड और यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है तो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस विच लीड टू ए रिडक्शन इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या मतलब रिफर करेगी, द रिस्ट्रिक्शन विच लीड टू रिडक्शन इन, अच्छा जो रिस्ट्रिक्शन और रिड्यूस कर देगा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम को, आर यूजुअली रिफर्ड एज ए कंस्ट्रेंट्स, उसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, ऑन द फिजिकल सिस्टम, किसी फिजिकल सिस्टम में, एंड ड्यू टू द फोर्स रिफर्ड एज ए कंस्टेंट फोर्सेस, और उस फोर्सेस को हम कहेंगे कंस्टेंट फोर्सेस, और जो फिजिकल से हम कंस्टेंट मोशन कह देंगे। ठीक है, समझ गए। अब समझ लेंगे लास्ट में जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जरूरी है। ठीक है, और इजी भी है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, चलो जल्दी समझते हैं अब क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट समझने से पहले 1 मिनट पहले कोऑर्डिनेट पे एक बार फोकस करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं समझने के लिए कर रहा हूँ, इसे लिखना मत लिखना एग्जाम में, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बस ये एक लाइन लूँगा मैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, अ सेट ऑफ वैल्यूज डेट शो द एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक है, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रखा होगा 2D में 3D में। ठीक है, और 2D में बात करूँ तो 2,5 ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए रखे मैंने। ठीक है, 2,5 को ऐसे दर्शाते हैं ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, ये एक्स है ये वाई है। अगर मैं क्या मतलब 3D में लूँ तो एक्स वाई और ये जेड में 1,3,1 को ऐसे दर्शाएंगे। अब बेसिकली तो मैं जेड में दिक्कत थोड़ी, तो बेसिकली ये जेड है, और जैसे यहाँ पे 1 2 3 वैसे 1 2 3, तो देखो ध्यान से 1 2 3 है ना, तो 1 बेसिकली यहाँ से मापा गया है, ये डिस्टेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक पार्टिकल के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए है ना, 2 पार्टिकल के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स, 3 पार्टिकल के लिए 9 कोऑर्डिनेट, और n पार्टिकल के लिए 3n कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब बेसिकली जो जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना उतने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ना समझने में तो आसानी होगी। सिंपल समझो, एक पार्टिकल के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो 3 कोऑर्डिनेट, 6 कोऑर्डिनेट 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 9 कोऑर्डिनेट 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब बात एक ही है। ठीक है, n पार्टिकल के लिए 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3n कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, बात एक ही होती है। समझ में आ ही रहा होगा इतना तो। अब 2 पार्टिकल लिए उनको हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट कर दिया मतलब बाउंड कर दिया, स्ट्रिंग लगा दी, रॉड लगा दी, कुछ भी कर दिया, तब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम घट जाता है। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, मतलब 5 है, और कोऑर्डिनेट कितने चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 5 चाहिए। ठीक है, थक गया, चलो कोई नहीं है। अब समझते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझ लेते। ठीक है, अब तक तो हम ठीक है। अब देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते पहले। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम इज नोन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। समझ में आया, देखो जब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये याद रखना,
मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और कोऑर्डिनेट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोऑर्डिनेट, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन, जो कि जरूरत है एक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और फिर डायनेमिकल सिस्टम, डायनेमिकल पता है ना, डायनेमिकल सिस्टम तो पता ही होगा ना, जो भी कोई मोशन में है रोटेटरी में से, फक्त डायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। डायनेमिकल सिस्टम इज नोन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी हमें समझाने की कोशिश की है मैंने। मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट होंगे किसी भी एक पार्टिकल का मोशन में होगा, जब मोशन कर रहा हो, डायनेमिकल मोशन में होगा वो, तो उस कोऑर्डिनेट को जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये तीनों एग्जाम्पल थे मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के, मतलब इन दोनों, ये दोनों एग्जाम्पल थे कोऑर्डिनेट सिस्टम के। आप समझो मतलब किसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का एग्जाम्पल ये रहा। अगर एग्जाम में ये दोनों लिखने तो लिख देना, ठीक है। देखो एग्जामिनर सब समझता है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि एग्जामिनर जो भी है एक टीचर है, वो सब समझता है, ठीक है। बस डिपेंड करता यार, गड़बड़ हो गई तो मैंने वीडियो मैंने मतलब प्ले कर दी थी और मेमोरी फुल होने की वजह से वीडियो बनी नहीं। अब दोबारा बनाना पड़ रहा है, चलो कोई नहीं। मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट का बस, ठीक है। चलो देखते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट शो द एग्जैक्ट पोजीशन। तो मतलब देखो हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ नहीं होता, एक सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं मतलब जो कि पता है किसी भी पोजीशन की। तो कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है 2,5 पे, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबको पता है, ठीक है। और एग्जाम्पल मतलब अगर 3D में है तो मतलब 1,3,1 पे है तो ऐसे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो जेड है और ये ऐसा कुछ होगा 1 2 3, ठीक है। और 1 यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, जो कि मैंने ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस। अब देखो एक पार्टिकल है तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे या फिर 3 कोऑर्डिनेट्स मैं उसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। 2 पार्टिकल को 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 पार्टिकल को 9 चाहिए और n पार्टिकल को 3n चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली बेसिकली देखो 3 कोऑर्डिनेट, 3 इंडिपेंडेंट पार्टिकल और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सब एक है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, 6 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर 9 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 9 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। तो समझ में आएगा सबको। हमारा 2 पार्टिकल है, मैंने उसे कंस्टेंट कर दिया, मैंने उसे कंस्टेंट कर दिया दोनों पार्टिकल को। तो जो पहली जो इंडिपेंडेंट जब था, जब कंस्टेंट नहीं था, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 था। लेकिन जब उससे मैंने कंस्टेंट कर दिया तो 1 माइनस हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फिर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5। तो इट हैज़ 5 कोऑर्डिनेट्स और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। इतना तो हो गया। अब मैं समझने जाने की कोशिश करता हूँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट समझते हैं, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम इज नोन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब देखो समझो, जब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए तुम्हें, ठीक है, किसी भी डायनेमिकल या फिर किसी भी चीज़, जो कोई भी पार्टिकल, अगर पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर मोशंस में है, और तुम उसको डिफाइन कर सको, क्या डिफाइन कर सको या फिर मतलब रिप्रेजेंट कर सको मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, और फिर मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। देखो एग्जांपल के लिए समझने के लिए, देखो एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, मुझे मतलब उसका पोजीशन बताने के लिए किसी उस पार्टिकल का एक्स वाई 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट चाहिए या फिर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, लेकिन मैं बस थीटा से ही उसकी पोजीशन बता सकता हूँ। तो थीटा कैसे, बस मुझे थीटा पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि पार्टिकल कहाँ पे है ना। तो थीटा मेरा क्या है, मिनिमम है क्योंकि 1 है, और कार्टेशियन क्या होगा 2, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो थीटा क्या है, मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट है या फिर मिनिमम कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अब देखो, अब ये पता होगा सबको कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू मतलब सॉरी ये एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, ठीक है। अब इस दोनों को डिवाइड करोगे इक्वेशंस को तो मिल जाएगा tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स। ये क्या कन्वर्जन है किसका, कोऑर्डिनेट का और जनरल कोऑर्डिनेट का आपस में, ठीक है। अब थोड़ा ये समझ लो हल्का सा। देखो फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल एंड फॉर k कंस्टेंट्स, मतलब जब तुम्हारे पास n पार्टिकल है और k कंस्टेंट है तो तुम्हारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 3n माइनस k। सिमिलरली यहाँ पे अगर n पार्टिकल्स है मेरे पास, है ना,
तो 3 इंटू एन माइनस जितने कंस्टेंट है, कंस्टेंट मतलब वो मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, उधर उसको मूव नहीं करने का, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मूव नहीं करने देगा, ठीक है। उस मतलब एक माइनस हो जाएगा, फिर के माइनस हो जाएगा, तो मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा ये 3n माइनस के, टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पूरे मतलब n पार्टिकल के लिए और k कंस्टेंट के लिए। अब देखो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो हम बेसिकली जनरलाइज कोऑर्डिनेट को मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कार्टेशियन में, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, आर आई, यहाँ पे आई मान लो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्यू एन और या क्यू एक्स, ठीक है। देन आर आई इक्वल टू में आर आई Q1 Q2 Q3 Qn डॉट टी। ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है और कन्वर्जन है सिंपल, ठीक है, किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। समझने के लिए देखो मतलब यहाँ पे x1 x2 x3 वगैरह y1 y2 y3 इक्वल टू में r1 r2 r3 प्लस मतलब r1 r2 r3 और r1 r2 cos थीटा r1 r2 r1 cos थीटा r2 cos थीटा r3 cos थीटा, और यहाँ पे r1 r2 sin थीटा r1 sin थीटा r2 sin थीटा बैठेगा, ठीक है। अब इसको मैं देखो कन्वर्ट कर sin थीटा cos थीटा कर दूंगा tan थीटा, तो देखो मेरा tan थीटा मतलब थीटा मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स वाई में। ये क्या कन्वर्जन है किसका, ये पहले मेरा था एक्स वाई मेरा कार्टेशियन था, में जनरलाइज कोऑर्डिनेट, मतलब मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किस फॉर्म में कर दिया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ में आ ही गया हो, नहीं समझ में आया तो पूछो, कमेंट्स